सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है जांच, छापेमारी या चुनावी तैयारी। संदर्भ यह है कि पिछले कुछ समय से देश के विपक्ष में रह रहे राजनीतिक दलों को इस बात को लेकर बड़ी शिकायत है कि जब जब किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो उस राज्य के अंतर्गत विपक्षी दलों अर्थात भाजपा विरोधी दलों के जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ईडी, इनकम टैक्स और न जाने कौन कौन सी केंद्रीय जांच एजेंसियां चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो विपक्षी दलों के साथ सहानुभूति रखते हैं या उनसे नजदीकी तौर पर जुड़े हैं। ताजा तरीन मामला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जहां पर पिछले कुछ दिनों से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। छापेमारी की कार्रवाई के अंतर्गत अकूत संपदा का पता चल रहा है। कानपुर के एक इत्र व्यापारी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले एक समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। उसे लॉन्च करने के लिए स्वयं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद थे। उसी सपा से जुड़े हुए व्यापारी का छापा पड़ा तो पूरा देश हतप्रभ है। 8-8 नोट गिनने की मशीन लगी हुई है, दनादन नोटों की गिनाई चल रही है। 150 करोड़ से ज्यादा नोट गिने जा चुके हैं जो बंडल बना बना कर घर के अंदर रखे गए थे। इसके बाद में भी विपक्षी दलों को इस बात की शिकायत है कि ये क्यों हो रहा है। इससे पहले भी होता रहा है, चाहे तमिलनाडु में बात करें, चाहे कर्नाटक में बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल में बात करें, तो उनको इस बात की शिकायत है। उन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए उनकी संभावनाओं को इस रूप में प्रभावित करती है। लेकिन साथ ही सवाल यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सूचनाएं मिलने पर ऐसी कार्रवाई को अंजाम तो देती हैं, पर क्या उनके संदर्भ में शिकायत इस बात की है कि वह पहले ये पैसे रखवा देती है, वो बाद में उसकी बरामदगी दिखाती है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस देश में इस बात की आजादी मिल जानी चाहिए कि अगर आप विपक्षी दलों के साथ जुड़े हुए हैं तो आप कुछ भी करें, आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये भी हमारे चिंतन मनन का आधार होना चाहिए। आज इस संदर्भ में ही बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जैसे ही किन्हीं राज्यों में चुनाव होते हैं तो ऐसे प्रकार की छापेमारी की कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं और उसके अंतर्गत इतनी बड़े स्तर की संपदा का पता भी चलता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक आयरिश विद्वान का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि टू प्लेस एंड पावर ऑल पब्लिक स्पिरिट लैंड्स, इन प्लेस एंड पावर ऑल पब्लिक स्पिरिट एंड्स। सभी को लोक सेवा की भावना पद व सत्ता तक ले जाती है और पद व सत्ता में लोक सेवा की भावना समाप्त हो जाती है। टॉमस सूर के द्वारा यह विचार आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया गया। कहने का आशय यह है कि जितने भी नेता होते हैं वो जाहिर तो ये करते हैं कि वो लोक सेवा के लिए मतलब जन सेवा के लिए मतलब आम आदमी की मदद के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले ये जो जन सेवा की भावना है उसको समाप्ति कर लेते हैं और उसके चलते जो रिश्वत का, भ्रष्टाचार का खेल होता है वो काली कमाई के तौर पर यहाँ वहाँ फैला दिया जाता है और बाद में जब जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तो वो संपदा सामने इस रूप में आती है। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, अंशु अवस्थी जी हैं जो प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अमित जामे जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और साथ ही उत्तर प्रदेश और देश दोनों को ही बहुत नजदीकी से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इन तमाम कार्रवाइयों पर कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे साथ हैं, उन प्रतिक्रियाओं को आपसे साझा करते हैं और फिर उस रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया के लिए शायद हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ में अमित जामे जी हैं। अमित जामे जी के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी निशाने पर है और समाजवादी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। क्या कहेंगे अमित जामे जी? जो उगलते हुए नोट बिखर बिखर जा रहे हैं, मशीनें कम पड़ रही हैं, इनसे आपकी शिकायत है या किसी और बात से शिकायत है? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आपके बारे में मैं जितना जानता हूं आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति, सही बात को सही कहने वाले, गलत बात को गलत कहने वाले और अगर आप गलती करते हो उसको आप कभी कभार मान भी लेते हो जी। तो आज कुछ बहुत ऐतिहासिक आपके कार्यक्रम में होने वाला है जी। देखिए, आप जिस ये जो डीजीजीआई जो हमारा जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद से एक टीम आई जी। और उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये जो शिखर पान मसाला के मालिक हैं पीयूष जैन जी, कानपुर में उनके आवास पे छापा पड़ा
जी। और जहां पे ये करोड़ों करोड़ की नोट जी। आपके सामने आई हैं। जी। अब एक तो साहब हो गए ये पीयूष जैन, जी। और एक दूसरे हमारे जो पम्मी जैन हैं, जो सपा के एमएलसी हैं। जी। दो अलग अलग तरह के लोगों को इनकम टैक्स का बात आपके सामने है। लेकिन मैं आपको त्रुटि के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिखर पान मसाला के जो पीयूष जैन हैं, जी। उनका समाजवादी पार्टी से या उनका पम्मी जैन जो एमएलसी हैं, जी। ना भाई हैं, ना खानदान के हैं, ना दोस्त हैं, ना विचारधारा वाले आदमी हैं। बस गलती यह है कि वो भी जैन है और वो भी जैन है, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, एक जगह रहते हैं। जी। तो इसको तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम में आप इसको जरा सुधार लीजिएगा, अगर जी। मैं सही साबित हुआ तो। जी। दूसरी बात यह है कि चुनाव नजदीक हैं, जी। चाहे वो हमारे प्रवक्ता राजीव राय जी पर जो कार्रवाई हुई हो या हमारे और बाकी समाजवादी पार्टी के लोगों पर जो कार्रवाई हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ हिमांशु जी? जी। टोटल 70,000 के आसपास वहां से दोनों की कार्रवाइयों में नगद पैसे मिले। जी। तो सवाल यह है कि जिस भावना के साथ आपने वहां छापेमारी की थी, 3 दिन 4 दिन टेलीविजन पे आपने हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, मीडिया के एक हिस्से के जरिए आपने इसका ट्रायल शुरू किया, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला ना। जी। पंपी जैन तो आज भी ये कह रहे हैं कि जो मेरा नाम जोड़ा जा रहा है बतौर भाजपा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मानहानि का दावा करूंगा। भाई पीयूष जैन, पंपी जैन दो अलग लोग हैं। जी। और पम्मी जैन जो एमएलसी है समाजवादी के, उनके यहां से तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अगर आप अपने रिपोर्टर को कानपुर से जोड़ लें तो मेरे ख्याल से आप पूरा फैक्ट वो आपको बता देंगे। मैं थोड़ा सा बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा अमिक जामी जी साहब, आपने पम्मी जैन और पीयूष जैन को अंतर करना चाहा। शिखर पान मसाला के संदर्भ में जो मालिक हैं वो पीयूष जैन नहीं, बल्कि उनका नाम के अग्रवाल है। के अग्रवाल के यहां पर भी छापा पड़ा, जिनका पान मसाले का कारोबार है। और पीयूष जैन के संदर्भ में हवाला यह है कि वो इत्र के कारोबारी हैं, और वो इत्र का कारोबार करने के साथ साथ सपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक संभावना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी हैं। कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव जी ने उनके साथ में समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। इसकी तस्वीरें भी साथ साथ काफी सार्वजनिक की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल भी उसमें काफी मदद कर रही है। आपसे जानना ये चाहते हैं कि इस संबद्धता के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे, एक बात। दूसरा ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जिस प्रकार से कार्रवाइयां होती हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो संपदा मिलती है, इसके संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं आप? क्या ये कार्रवाई गलत है? चुनाव के समय पे आए तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था बननी चाहिए कि चाहे कुछ भी करते रहिए, किसी भी जांच एजेंसी को ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं देना चाहिए? सबके लिए स्वतंत्रता रहनी चाहिए कि वो अपने अनुसार व्यवस्था कर पाए। केवल विपक्षी दलों के संदर्भ में ऐसी कार्रवाई किया जाना ठीक नहीं है। किस नजरिए के साथ है जामी जी, थोड़ा समझना चाहता हूं। मैं आपको डॉक्टर साहब, मैंने दोबारा कहा जी कि जो इतर हमने रिलीज की थी जी, उसके जो इतर के जो बनाने वाले लोग हैं, उनका नाम पम्मी जैन है, वो हमारे एमएलसी हैं जी। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को जी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नोटों का बंडल है जी, ये जो छापे हैं, ये पीयूष जैन के हैं जी। और अहमदाबाद से अगर एजेंसी आई है जी, वैसे तो जैन तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जैन साहब भी हैं जी। तो अब सवाल ये है कि हमें जो मालूम पड़ा है इनके बारे में कि पीयूष जैन के ऊपर भाजपा को चंदा देने का बहुत दबाव था। जब वो चंदा के लिए इस बार नहीं तैयार हुए तो उनके घर पर छापा पड़ा। अब सवाल हमारे लिए सबसे बड़ा है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब जीएसटी हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगा, काले धन का साहब जो पूरा चलन है वो बंद हो जाएगा और ये काला धन आतंकवादी गतिविधियों में खर्च हो सकता है। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है 5 साल वाली, मुख्यमंत्री बाबा योगी जी के, उसमें इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 साल से क्या कर रहा था? हम तो कह रहे हैं कि पीयूष जैन को पकड़ो, इसको जेल भेजो। इतना दौलत उसके पास कहां से आई? बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी अमिक जामी जी की। अमिक जामी जी इस चर्चा को एक अलग मुकाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिसने गलत किया उसको पकड़ो, जेल में डालो, वो तो ठीक है, पर साथ साथ ये तो बता दो कि आपने कहा था कि जब नोटबंदी कर देंगे, आपने जीएसटी लेकर आया था तो आपने बताया था कि अब इस देश में काले धन के लिए जगह नहीं रहेगी। आपके उन दावों का क्या हुआ? ये किस हालत में आपने देश और प्रदेश को लाके रख दिया है? सवाल गंभीर है। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं,
लगातार तमाम चैनलों पर बताते रहते हैं कि भाजपा ने किस प्रकार का सुशासन देश और प्रदेश में दिया है। उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या यही सुशासन है आपकी 7 साल की मोदी सरकार का और 5 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार का, जिसके चलते घरों में नोट भरे हुए नहीं बल्कि भर भरा के दिखाई दे रहे हैं? क्या कहते हैं हरीश जी? देखिए डॉक्टर साहब, जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई पे किसी को आपत्ति है जी तो मुझे तो उस पर तरस आता है। जी मोदी जी और योगी जी दोनों ही सरकारों का जो प्राथमिक एजेंडा है वो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का, जी और समाज का जो फंक्शन है वो आप कोई एक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो एक बार में किसी भ्रष्टाचार को सफाई कर दे और फिर वो भ्रष्टाचार लोग करना एकदम से छोड़ दे, बंद कर दे। ये तो लोगों की ग्रीड है। जी जी ये चीजें छापा पड़ा, इनकम टैक्स को इनपुट मिला होगा, लंबे टाइम से वो उसको ट्रैक कर रहे होंगे, ट्रैक करते करते सारी जब उनकी पास पुख्ता जानकारियां आ गई तो रेड किया। जी ये समय के को लेकर के भी जो बातें कही जाती हैं जी उसको लेकर के मेरा कहना है कि भाई ये जो एजेंसियां काम करती हैं, जी चाहे ये वित्तीय फ्रॉड हो या वित्तीय इस तरह के घोटाले हो या भ्रष्टाचार के मामले हो, जी उनमें अगर वो आनंद फानंद में कोई कार्रवाई कर दे तब भी तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। जी तो जब तक उनकी जानकारियां पुख्ता नहीं हो गई, जब तक उनको सारे सटीक प्रमाण उसके मिल नहीं गए, जब वो मिल गए तो उन्होंने वो कार्रवाई की। जी और जो यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पे तमाम हमारे विपक्षी दल के मित्र लगाते हैं, जी भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक पे के यहाँ भी छापा पड़ा, जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 2-3 लोगों के यहाँ छापा पड़ा। जी तो भारतीय जनता पार्टी तो बिना भेदभाव की सरकार है। वो भारतीय जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो सपा का है या बसपा का है या कांग्रेस का है या कहा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं करती। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, तो कानून उसी तरह से सबके साथ एक जैसा काम करता है और काम कर रहा है। जी जो लोग इस पे मोदी जी के और इस पे जो सवाल खड़ा करते अमीर जमई साहब बोल रहे थे, जी यह जो विषय है वो व्यक्ति के स्वतः के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। अगर आदमी अपनी ग्रीड छोड़ दे, जी सब लोग कानून का अक्षरशः पालन करने लगे, जी तो इस तरह की ये नोटों से भरी गड्डियां और ये 150 करोड़ रुपया जो 8 मशीनें की नहीं, इस तरह की दृश्य दिखाई न पड़े। तो श्रीवास्तव जी 2 मिनट रोकना चाहूंगा आपको और आपसे समझना चाहूंगा, ये ज्ञान आपको अब जाके प्राप्त हुआ है कि अगर आदमी अपना लालच छोड़ दे तो फिर जाके ये चीजें रुकेंगी? उस समय ये ज्ञान प्राप्ति आपको नहीं थी जब बता रहे थे आप रात के 8 बजे कि इस देश में 500 और 1000 के नोट अब जो है समाप्त किए जा रहे हैं? यही बताया था आपने कि इसके बाद कालाधन खत्म हो जाएगा। आपसे जानने में जीएसटी के संदर्भ में भी आप लोगों ने ऐसे ही बताया था देश को कि अब इसके बाद में कर चोरी संभव नहीं रह जाएगी। अब आपको पता चला कि इस प्रकार के उपायों से कुछ नहीं होगा। कुल मिला के मनुष्य को अपने जीवन से लालच को समाप्त करना पड़ेगा और मनुष्य जब लालच समाप्त करेगा तब इस प्रकार के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये ज्ञान अब प्राप्त हुआ आप लोगों को? हिमांशु जी, आप मुझे बताइए कि ज्ञान तो सबको, ये कोई अलग से नहीं आया, ज्ञान सबको है, लेकिन सरकार सतत है, सरकार के काम सतत है, उसी तरह समाज और व्यवस्था सतत है जी। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, उनका ये संकल्प था, उनकी ये मंशा और नियत है, तो क्या वो कोई गलत थी? उनकी मंशा और उन्होंने जो नियत और जो संकल्प देश के सामने प्रस्तुत किया जी कि काले धन की समाप्ति का या कर चोरी न हो, क्या उसमें कोई कमी गलती थी? मेरा सवाल है आपसे, इतना आप ईमानदार होकर अपनी बात बता रहे हरीश श्रीवास्तव जी, मेरे पास लंबी फेहरिस्त है। कर्नाटक में चुनाव थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष डी शिवकुमार के यहाँ पे छापा मार दिया, कांग्रेस कार्यालय पे भी लोग पहुंच गए। तमिलनाडु में चुनाव थे, स्टालिन के परिवार पे छापा पड़ गया, डीएम के कार्यालयों पे भी आपके लोग पहुंच गए। आप महाराष्ट्र के चुनाव आए, शरद पवार से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पहुंच गए। जहां ममता बनर्जी के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी इस तमाशे को हम लोगों ने देखा। आपसे जानने में दिलचस्पी है, इतना ही
निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से अगर कार्रवाई है तो कभी हमें दिखाई नहीं दिया कि चुनाव चल रहे हैं, भाजपा कार्यालय पे कभी छापे पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के यहाँ लोग पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष यहाँ कुछ लोग पहुंच गए। इसके चलते विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का यह मानना है कि अब आपके पास चुनाव जीतने के लिए एकमात्र विकल्प राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं, बल्कि इसके अलावा इन जांच एजेंसियों की मदद भी बड़ा हथियार रहती है। कुछ कहेंगे इस पे? ऐसा ही विपक्षी दल जब हारते होते हैं तो कभी तो उनको ईवीएम मशीन में खराबी नजर आ जाती है जी, कभी इस तरह की बात करने लगते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के हरैया के विधायक के यहाँ छापा पड़ा, ऐसे और 2-3 लोगों के यहाँ छापा पड़ा, तब तो विपक्ष ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदार नियत से काम कर रही है जी। और अगर विपक्षियों के यहाँ छापे पड़ गए तो आप उस पे नियत पे सरकार की शक करने लगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी कोई बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ जब हरैया के विधायक और भारतीय जनता पार्टी जुड़े 3 लोगों के यहाँ छापे पड़े थे जी। यहाँ तो अभी दूसरा दिन, वहां तो 3-3 दिन तक ये रेड की कार्रवाई चलती रही और कई स्थानों पर वहां भी छापे पड़े थे। तो हरीश श्रीवास्तव कहना है कि हरैया के विधायक क्या छापा पड़ा, पूरे देश में नजीर बनी, और क्या चाहते हो आप भारतीय जनता पार्टी से? तो हरीश श्रीवास्तव जी से पूछ लेते हैं, इतनी ईमानदार तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है, फिर भी आप लोगों को ऐतराज क्यों रहता है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस देश में साफ सुथरी व्यवस्था बने, साफ सुथरे चुनाव हो, धन का प्रलोभन का खेल ना हो? अगर उस दृष्टि से केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तो अंशु अवस्थी जी इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? जी देखिए, अगर निष्पक्षता से और एक ईमानदार नियत से कार्रवाई हो रही होती जी तो शायद हम लोगों को डिबेट नहीं करनी पड़ती और जरूरत नहीं पड़ती इस पर चर्चा होती जी। इसके पीछे देखिए सभी समझ रहे हैं, पूरा प्रदेश का जो जनमानस है 22 करोड़ लोग हैं, एक एक आदमी इस बात को समझ रहा है कि इस समय जो कार्रवाइयां हो रही, जो छापे पड़ रहे हैं, उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे जो अंतर्निहित सोच है वो क्या है। सीधे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तो पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी सुनील बंसल क्या छापा कब पड़ेगा? एड्रेस दे दूं क्या मैं आपको जी? या दूसरे और जो नेता मैं नाम गिना सकता हूँ जहाँ पे रोज कलेक्शन होता है, रोज भ्रष्टाचार का पैसा जमा होता है, कब पड़ेगा छापा उनके यहाँ? दूसरा, उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा हुई हिमांशु जी, हजारों करोड़ रुपए का पैसे का लेन देन हुआ, शाम से पेपर बिक रहा था उत्तर प्रदेश में। आज तक मुझे बताइए क्या किसी क्या छापा पड़ के पुलिस ने पकड़ा हो या इनकम टैक्स ने पकड़ा हो कि इतना पैसा पकड़ा गया टीईटी की वसूली का? वहां तो 20 लाख नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया भाजपा की सरकार ने, या 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टियों के छापे डाल रहे हैं और हो सकता है कि वहां पर कमियां भी हो, भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। बिल्कुल मेरा स्पष्ट कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, उसके लिए सरकार काम करे। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय आपको याद आ रही है। 4.5 साल तक अगर आप प्रयास करते तो हो सकता है चुनाव के समय इतनी वर्जी से उतनी मेहनत न करनी पड़ती। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके पीछे की इंटेंशन क्या है, भाजपा क्या चाहती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और छापे डाल रहे हैं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है उसने मन बना लिया है भाजपा को हराने का। रही बात, ये प्रयास कर रहे हैं, ये अंतिम समय है इनका और अंतिम समय में लौ फपक के जलती है, जैसा आप देखते होंगे, लौ फपक। तो इस समय ये फपक के जल रहे हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ओएससी, न जाने कितने गठबंधन इनके सामने आ रहे हैं। तो ये तो तय हो चुका है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं के मुद्दे से कोई मतलब नहीं। यदि होता तो ये कोशिश करते कि ये डिबेट्स जो है उसमें भी ये उन बातों को जिक्र करते कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी, उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों नहीं रोक पाए। तो ये जो सारी चीजें दिखाता है, बीजेपी हर मोर्चे पर विफल है। अब ये फपक रहे हैं, ठीक है, अंतिम समय इनकी भी इच्छा पूरी कर ले। ये कहे ना कि हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी चुनाव के समय। जब ये हारेंगे तब हम लोग फिर से विश्लेषण करेंगे इस पे। डॉक्टर अंशु अवस्थी जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, इस उपलब्धि पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा स्पष्ट तौर से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और प्रधानमंत्री ने वादा भी किया था
कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2 साल के अंदर, मैं ये 2014 की बात कर रहा हूँ, जब 26 मई 2014 को सरकार बनी थी बीजेपी की, कि 2 साल के अंदर हम एफसीसी कोर्ट बनाएंगे जो भ्रष्टाचार समाप्त करेंगी, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको सजा मिलेगी। मैं तो आज पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी से कि कितनी एफसीसी कोर्ट बनाई आपने या फिर भाषणों में रह गई। बिल्कुल, जहां भी पैसा पकड़ा गया है अगर गलत है, देखिए पैसा पकड़ा गया उसका तो हिसाब किताब तो बाद में पता चलेगा कि वो 1 नंबर का था या 2 नंबर का था, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक तरफ एक पक्ष पर कार्रवाई हो रही है, बीजेपी समर्थित जो लोग हैं वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शायद एडीआर की रिपोर्ट कहती है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के नेता, भ्रष्टाचारी लोग भारतीय जनता पार्टी में है। तो अगर वो लोग हैं तो हम तो ये कहते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, काला धन की बात कर रहे थे, तो कहते थे 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस लाएंगे। आज 7 साल हो गए केंद्र सरकार को, आज तक वो लिस्ट भी, सूची भी बाहर नहीं ला पाए जो अनर्गल आरोप लगाया करते थे। तो भाजपा की जो नीयत है, जो सोच है, उसमें सब कुछ बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, इसको लेकर कोई दो राय नहीं। अंशुल कह रहे हैं भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, पर इनकी नीयत साफ नहीं है। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ में हैं। विनोद जी, इस संदर्भ में लगातार ये बात होती रहती है, विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते हैं, जब चुनाव आते हैं केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने लगती हैं, पर केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं पर खाली हाथ तो नहीं लौटती जहां पे कार्रवाई करती हैं। इतनी बड़ी बड़ी सफलता के साथ में अगर वापस आ रही हैं तो बतौर पत्रकार आप इसे कैसे देखते हैं? गलत करते हैं, जब मौका लगेगा तभी तो छापा मारा जाएगा, जब इंतजाम किए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े जा रहे हैं तो इसको लेकर इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये इरादतन विपक्षी दलों के संदर्भ में कार्रवाई होती है, सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए होती है, या इससे इतर कुछ और भी आप देखते हैं? आपने शायद म्यूट का बटन दबा रखा है, मैं आग्रह करूंगा उसे अनम्यूट कर दें विनोद जी। हिमांशु जी, राजनीति में भ्रष्टाचार है, काले धन का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, ये सब हम सबको पता है, ये सार्वजनिक विमर्श में है जी। अब किस पार्टी के पास कितना काला धन है या किससे जुड़े हुए लोग पास कितना काला धन है, ये बहस का विषय है। इसका कोई बैरोमीटर या पैमाना हमारे सबके किसी के पास नहीं है जी। और कौन उद्योगपति किस पार्टी के साथ कब जुड़ गया और कब नहीं जुड़ा, कब जुड़ जाएगा। कल तक जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, आज वो हो सकता है बीजेपी के साथ जुड़े हो, परसों फिर किसी और पार्टी के साथ जुड़ जाए या जो सपा के साथ जुड़ रहा है, तो ये एक इसका कोई बैरोमीटर नहीं। लेकिन अभी आपने एक सूची गिराई थी जिन जिन राज्यों में छापे डाले गए चुनाव के समय जी। और पता नहीं संयोग है या प्रयोग है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी हार गई चुनाव जी। पश्चिम बंगाल हो, वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र में भी वो सरकार से दूर हो गई, उसकी सीटें कम हो गई है। मध्य प्रदेश का आप भूल गए जिक्र करना, मध्य प्रदेश में छापे डाले गए थे जी, राजस्थान में डाले गए थे। तो जहां जहां ये सहयोग है, अब छापे पड़े, मैं नहीं कहता कि बीजेपी ने डलवाए, केंद्र सरकार ने डलवाए, लेकिन छापे उसी टाइम पड़े चुनाव के टाइम में, और वहां कुछ सहयोग ऐसा हुआ कि पार्टी चुनाव बीजेपी हार गई। तो अब बीजेपी एक सहयोग है कि क्यों, मतलब क्या, जहां यही संकेत होता है कि जहां हारने की स्थिति हो क्या वहां छापे पड़ते हैं, या जहां छापे पड़ते हैं वहां पार्टी हार जाती है। ये एक विश्लेषण का और शोध का विषय है कि क्या छापे ये सोच से डाले जाते हैं या सब छापे पड़ते हैं तो विपक्ष को सहानुभूति का लाभ मिल जाता है। ये दोनों कोई भी इसमें हम राय रख सकते हैं और इसको ये विश्लेषण का विषय है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि छापे पड़ते हैं चुनाव के समय, उसके बाद में छापों का क्या होता है जी, फिर उसके बाद कोई पता नहीं लगता। कलकत्ता में छापे पड़े, कोलकाता में याद होगा अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया और ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और उसके बाद से अब शांति है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के तमाम करीबी लोगों पर छापे पड़े, उसके बाद से अब शांति है। राजस्थान में अशोक गहलोत के तमाम करीबी लोगों पर छापे पड़े, शांति है। तो ये या उत्तर प्रदेश में छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी, ये एक प्रश्न उठता है कि आखिर उसके बाद में शांति क्यों छा जाती है, क्यों कोई कार्यवाही उसके बाद नहीं दिखाई पड़ती। जब शरद पवार को ईडी का नोटिस गया और शरद पवार ने कहा मैं सामना करूंगा, उसके बाद नोटिस वापस ले लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे मामले ऐसे कि सवाल तो उठना स्वाभाविक है जी। विपक्षी दल का ये कहना कि साहब हमारे लोगों पर छापे, हमसे जुड़े लोगों पर छापे पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर छापे नहीं पड़ते। तो अभी हरीश जी ने उदाहरण दे दिया औरैया के विधायक का जी। तो वो भी एक है कि औरैया के विधायक
क्या छापा पड़ा। अब देखना ये इनको टिकट मिलता है दोबारा कि नहीं मिलता। अगर टिकट मिलता है तो इसका मतलब वाकई इनका छापा पड़ा तो बिना पार्टी हित के हिसाब से नहीं पड़ा, पार्टी को देखते हुए। और अगर टिकट मिल जाता है तो इसका मतलब ये, टिकट नहीं मिलता है तो इसका मतलब कुछ उनका मामला गड़बड़ा गया। खैर क्या हो, कर्नाटक के विधायक ने, आपको याद होगा, खुलेआम बयान दिया था कि उनको पैसे दिए गए माला बदलने के लिए। उस तक क्या आज तक कोई इनकम टैक्स या ईडी के ना सीबीआई बहुत सारे मामले आते हैं जिसके बाद एकदम छुट्टी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये इस तरह के प्रश्न जो है सार्वजनिक वर्ष में उठते हैं और टाइमिंग का एक सवाल जरूर उठता है। एजेंसी की जहां तक बात है, हम सब मानते हैं कि एजेंसी स्वायत्तता से काम करती है, लेकिन जब वो एजेंसी कांग्रेस के समय काम करती थी तो वहां के लोग आरोप इशारे पर कर रहे हैं। आज जब बीजेपी की सरकार है और जब वो एजेंसी काम करती है तो विपक्ष आरोप लगाता है सरकार की। तो सवाल ये है वो एजेंसी आखिर ऐसा क्या करती है। मैं एक दो उदाहरण दूंगा, आप देखिए कि एजेंसी में कामकाज का बताता हूं। वही सीबीआई नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो अडवाणी जी पर केस लगाती थी। वाजपेयी जी की सरकार आती है तो उलट करके वो रिपोर्ट देती है कि नहीं इन पर कोई हो रही हो, फिर जब सरकार बदलती है फिर वो कर देती है। इसी तरह वही जो है एजेंसी जब यूके तो असीमा आनंद और प्रज्ञा ठाकुर इन सबको एकदम से उनकी रिपोर्टें आप देख लीजिए तो वो एकदम से इनको आतंकवादी बता देती है। जब सरकार बदलती है तो उस एटीएस की रिपोर्ट बदल जाती है और पूरा सब छूट जाते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्या है, सरकार बदलती है एजेंसीज के मानदंड क्यों बदल जाते हैं एजेंसियों के। ये बड़ा सवाल विनोद अग्निहोत्री जी कर रहे हैं कि सरकार बदलने के साथ ये जांच एजेंसियों का नजरिए क्यों बदल जाते हैं। ये उत्तर इतना उलझा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं विनोद जी कि एक लंबी फहरिस्त हमने साझा की कि किस प्रकार से चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के यहाँ ये छापे की कार्रवाई हुई और आपने उसका एक रोचक निष्कर्ष ये भी दिया कि जहां पर भी हुई वहां पर भाजपा हार गई। तो क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये छापे कोई भूमिका निभाएंगे, ये जानने में दिलचस्पी है। उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय मुकाबला रहता है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है और भी तमाम दल हैं, लेकिन निशाने पर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव रथ लेकर निकले हुए हैं, भीड़ लोगों को अचंभित कर रही है। क्या ये भीड़ का अचंभा, ये भीड़ की मौजूदगी इन छापों के बाद घटती बढ़ती भी आपको महसूस होगी? क्या इन चुनावों में इन छापों की कोई भूमिका बतौर पत्रकार आप देख पा रहे हैं? क्या आकलन है आपका विनोद जी? देखिए ये छापे जो है दुधारी तलवार हैं जी। मैं नहीं कहता कि सरकार के इशारे पे छापे डाल रहे हैं, इनकम टैक्स कोई रिपोर्ट मिला हुआ छापे डाले होंगे, लेकिन दुधारी तलवार होते हैं। हो सकता है जो इससे बदनामी हो जाए समाजवादी पार्टी की, हो सकता है उसको नुकसान हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसको दूसरे तरह से लोग लें कि प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसका एक सहानुभूति का लाभ भी मिल सकता है। तो ये दुधारी तलवार है, तलवार भी किधर मार करेगी ये चुनाव के नतीजे बताएंगे या आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार होगा उससे पता लगेगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, जो मैंने कहा, मैंने कोई तथ्यों की अगर बात की, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी छापा पड़ा था अरविंद केजरीवाल के जाने वालों के यहाँ, उसके पहले कुछ समय पहले वहां का देख लीजिए। तो ये मतलब ये तो सामने निष्कर्ष नतीजे सामने है, मैं कोई अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ कि सहयोग है, प्रयोग है। अच्छा और एक चीज देखिए हिमांशु, जिन राज्यों में बीजेपी कंफर्टेबली जीती वहां कोई छापे नहीं पड़े। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ था कोई छापे नहीं पड़े, गुजरात में जब चुनाव हुआ बीजेपी सरकार में कोई छापे वहां उस समय नहीं पड़े, कांग्रेसी नेताओं पे किसी में नहीं पड़े। तो ये या 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 25 सीटें लेके आई थी, तब कोई छापा मुझे याद नहीं पड़ता कोई पड़ा हो किसी समाजवादी पार्टी या बसपा के सामने। तो ये क्या संयोग है या प्रयोग है? ये संयोग या प्रयोग में उलझे हुए हैं विनोद जी, संकेत स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं। ये सब कुछ सामान्य तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ में अमित जामी जी जुड़े हैं, वो कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे विनोद अग्निहोत्री जी की बात पर, वो भी हमें सुनना है। पर उनसे समझना ही है कि एक कार्रवाई हुई, अब वो कौन से जैन के यहाँ हुई ये इतना महत्वपूर्ण नहीं जामी साहब। महत्वपूर्ण यह है कि केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की और 150 करोड़ से ज्यादा की नगद की बरामदगी वहां पर हासिल की। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता का इस सफलता को लेकर कोई बधाई संदेश, कोई पीठ थपथपाई हो टीम को, ऐसा कहीं सुनाई नहीं दिया। आप समाज में शुचिता के पोषक हैं, समाजवादी आंदोलन को नई ऊंचाई देने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जांच एजेंसियां उसमें इतना बड़ा सहयोग कर रही हैं, आप उनका अभिनंदन करने के स्थान पर आलोचना के स्वर के साथ दिखाई देते हैं। ये बात थोड़ी समझ नहीं आती।
थोड़ा समझाएंगे जावेद साहब? हाँ जरूर हिमांशु जी। देखिए, अगर आप इन संस्थाओं के बनने का जो इतिहास है जी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या हमारे देश के चारों आर्म फोर्सेज हो, चाहे वो एनआईए हो, ये संस्थान बनने में 70 साल से ऊपर लगे। जी, देश के बहुत ही विजनरी टॉप ब्रेन्स ने इसमें काम किया है। जी, लेकिन जिस तरह से विनोद आदित्य जी भी सही कह रहे थे, ये भी बताएंगे कि क्षेत्रीय दल तो सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। माननीय नेताजी से लेकर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पर सीबीआई के 12-17 की सरकार को लेकर आपको मालूम है कि लखनऊ में कितने केस उनके ऊपर ठोके गए सीबीआई के। लेकिन आपको हैरत होगा कि पूरे देश के लोगों को यह मालूम पड़ा कि अगर कोई नौजवान मुख्यमंत्री का दामन साफ है तो उनका नाम है श्री अखिलेश यादव जी। कुछ नहीं मिला 5 साल में। तो अब सवाल यह है कि आप हमारी इतनी टॉप एजेंसीज का जो इस्तेमाल है, जब अजीत पवार जी सरकार बनवानी है तो वो बहुत भ्रष्ट आदमी है, रातों रात में समझौता होता है, कौन सी बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है वो इसमें जाते हैं और सारा केस विड्रॉ हो जाता है जी। वो सभी चोर भ्रष्टाचार, ममता जी हमारी जिनको निकालती है अपनी पार्टी से, इनका जो पार्टी है हमारे श्रीवास्तव जी का पार्टी, वो अपने मशीन में वॉशिंग मशीन में ले आती है, उनको धुलती है रातों रात और उनका ज्वाइनिंग हो जाता है और वो महापुरुष बन जाते हैं। बताइए नरेंद्र मोदी जी की किस तरह की छवि है, किस तरह की ये सरकार है और किस तरह कैसे प्रधानमंत्री हैं। ये कहते हैं कि काला धन खत्म कर देना है। अरे भाई, ये 150 करोड़ कानपुर में क्या कर रहा था? हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए हम धन्यवाद देते हैं अहमदाबाद के जो जैन साहब हैं जिन्होंने ये छापे डलवाए हैं। अगर उसने चलिए उसने नहीं दिया, अरे भैया आपको चंदा नहीं दिया, उसने छापे मरा दो, जेल भेजा दो, हम तो चाहते हैं, हम पूरे फखर के साथ बोलते हैं कि हमारा सीबीआई, हमारा ईडी, हमारा एनआईए, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भैया इसको पोल्यूट मत करो। ये बहुत मेहनत से मशक्कत से 70 साल में देश ने बनाया है इनको। इन पे राजनीति मत करो, इनको बजरंग का अड्डा मत बनाओ, इनको इंडिपेंडेंट काम करने दो। हम तो भुक्तभोगी हैं समाजवादी लोग। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के ऊपर कितने केसेस लगे। अब एक आखिरी बात यह है जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी, आज उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है हिमांशु जी, आपको समझना पड़ेगा जी। पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान, महिलाएं जिनको पेंशन मिलती थी, बेटियां जिनको लैपटॉप मिलता था, जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं। और वो माननीय अखिलेश यादव जी का जो रथ चल रहा है, आप वो भीड़ देख रहे हैं जी। हमने जौनपुर में हिमांशु जी 2 बस हमने किराए पे नहीं किया जी। लोग 10-10 घंटे अपने अपने साधन से उनके समाजवादी झंडा लेके लोग निकल रहे हैं। इसलिए श्रीवास्तव जी का पार्टी परेशान है, ये पैसा कहां से आ रहा है? अरे भैया, ये जनता की ताकत है, ये अहमदाबाद की ताकत से हम नहीं लड़ रहे हैं जी। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और इस बीच जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान परेशान हो, गरीब परेशान हो, महिलाएं परेशान हो, एडीआर की रिपोर्ट हिमांशु जी और जानते हैं क्या है जी? इस देश की सबसे अमीर पार्टी जी, सबसे अमीर पार्टी जी। जब देश गरीबी में जा रहा है, 78% लोगों के पास 8 रुपए से 20 रुपए पे गुजर बसर करने को मजबूर हैं, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। ये जो श्रीवास्तव जी बगल में बैठे हैं, ये 2019 और 2020 में इनके पास 2,500 करोड़ चंदे का आया जी। पूछिए, देश गरीब हो रहा है, भाजपा अमीर हो रही है जी। कहां से आ रहा पैसा आपके पास? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पैसा है जी, ये किसका पैसा है जी? हमारे देश के युवाओं के लिए कोई पैसा नहीं है। किसानों के जो उनके जो वो हो गए, शहीद हुए, उनके परिवार के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारी पेंशन बहनों के लिए पेंशन का कोई पैसा नहीं है, बूढ़ी माओं के लिए पेंशन का कोई पैसा नहीं है। एक साल में 2,500 करोड़ बीजेपी कैसे कमा रही भैया? श्रीवास्तव जी आज जरा क्या बात कर रहे हैं जामे जी। राष्ट्र निर्माण का काम चल रहा है, देश के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी प्रण प्राण से जुटी हुई है। पूरा देश उत्साहित है सहयोग करने के लिए। अपने घर से जो भी कुछ है वो भाजपा को समर्पित कर रहा है, इसलिए इतनी समृद्धि आ रही है। इसमें इतनी उलझन क्यों है? कुल मिलाकर इसी नजरिए के साथ तो देश जान रहा है। आपको इस बात से संतोष नहीं हो रहा? नहीं, हमें तो देखिए, समाजवादियों का नारा था, विनोद जी जानते हैं, कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का, धन और धरती बंट के रहेगी जी। अरे अगर धन का न्यायिक वितरण नहीं होगा, अगर जो हमारा कमेरा वर्ग है,
जो मजदूर है, किसान है, वो समृद्ध नहीं होगा। जी। अब श्रीवास्तव जी अमीर हो जाए, देश का युवा गरीब हो जाए, तो टेंशन तो होगी। समाजवादी लोग तो इन्हीं की बात करते हुए जामे जी बड़ा परेशान है, उन्हें लग रहा है धन का समान बंटवारा नहीं हो रहा। हरी जी क्या कर रहे हैं आप? लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, आपकी पार्टी अमीर से और अमीर होती जा रही है। छापे जो है गरीब समाजवादियों से जुड़े हुए लोगों के नाम पर पड़ते हुए बताए जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? पैसा सब आपके पास में आ रहा है, ऐसा आंकड़ों के साथ में विरोधी दल के दोनों सम्मानीय प्रवक्ता बता रहे हैं, और छापे फिर भी आप इन लोगों के आसपास पड़वा रहे हैं। कर क्या रहे हैं देश में? देखिए जमाई साहब भाषण अच्छा दे लेते हैं जी, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे जो इनके युवराज हैं उनकी सरकार रही हो, उन लोगों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार घोटाला जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। जी, और कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र अंशुल अवस्थी जी जो लंबे भाषण दे रहे थे, जी, कांग्रेस पार्टी ने लंबे कालखंड में इस देश में क्या किया है ये भी किसी से छिपा नहीं है। जी, इसलिए बहुत पवित्र बनने का जो ढोंग लोग करते हैं, जी, वो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, अगर समाजवादी पार्टी को उतना विस्तार होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास जितना कोष है उससे 10 गुना ज्यादा होता। जी, जो इनकी फंक्शनिंग है, जिस तरह से इनकी कार्यशैली रही है, जी, ये बात अवश्य है कि अब आज जब देश में विकास का कार्य हो रहा है, युवाओं की सशक्तिकरण हो रहे हैं, तो और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, देश की आन बान शान बढ़ रही है, तो इन लोगों की बौखलाहट स्वाभाविक है। जी, ये मोदी जी को, योगी जी को जितना कोस पाते हैं वो कोसते हैं, जी, लेकिन जनता है, जनता उन्हीं के साथ खड़ी है, क्योंकि जानती है कि आज अगर कोई उनके साथ खड़ा है, उनकी दुश्वारियों में, उनकी परेशानियों में और उनकी समृद्धि और खुशहाली के लिए कोई काम कर रहा है, तो मोदी योगी सरकार काम कर रही है। तो हरी जी आप इस संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जो विनोद अग्निहोत्री जी ने बताया कि ये जो देश के लिए आप काम कर रहे हैं, देश के नवनिर्माण में आप जुटे हैं, उसके तहत इन चुनाव के समय पे जहां आप मुश्किल में फंसे होते हैं, इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की अतिरिक्त सक्रियता को हम लोग देख पाते हैं, वहां के चुनाव नतीजे आपके खिलाफ जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को उसी फेरिस्त का एक और नाम बनाने की कोशिश है, इसलिए छापे की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि एक टोटका हो गया, अगर चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के यहाँ छापे वापे पड़े तो कुल मिलाकर उस विपक्षी दल की जीत उस चुनाव में हो जाएगी। जामई साहब को आपको मिठाई भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, जानने में दिलचस्पी है हमारी। देखिए आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अपनी एनालिसिस है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता जी, लेकिन मेरा अपना निजी मत और चिंतन ये अवश्य है जी, कि ये इनकम टैक्स के छापे पढ़ने से और पॉलिटिकल मोटिव से डलवाए जाते हों या पॉलिटिकल मोटिव से ऐसा हो रहा हो, ऐसा मेरे जैसा कार्यकर्ता तो कतई नहीं सोचता। और क्योंकि इन छापों का न वोट से मतलब है, न इन छापों का सरकार बनने बिगड़ने से मतलब है। जी, ये तो एक इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट की अपनी एक कार्रवाई है जो उनकी सतत अपने तरीके से चलती रहती है। जी, इसका जो मत अभिमत है वो जनता जनार्दन तय करती है, जिसके बारे में जिसको उसको गद्दी सौंपनी होती है उसको गद्दी सौंप देती, जिसको गद्दी नहीं सौंपनी होती उसको नहीं सौंपती। मेरा अपना जो निजी चिंतन है वो इसके बारे में है। इसको आपका निजी चिंतन ये है, लेकिन मैं एक और नेता के संदर्भ में बात करना चाहूंगा जो इस छापे से जुड़ा तो नहीं है पर आपकी कार्य पद्धति से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, देश की जानी मानी अभिनेत्री है, नाम उनका जया बच्चन भादुड़ी है, या जया भादुड़ी बच्चन, जिस भी रूप में आप बुलाना चाहें। वो बीच में बड़ी नाराज हुई सदन में, राज्यसभा में। वो नाराज इसलिए हुई क्योंकि उनकी बहू पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया, 7 घंटे तक पूछताछ की, और उसकी प्रतिक्रिया में जया बच्चन जी ने यह बताया सदन में कि आप लोगों के अर्थात भारतीय जनता पार्टी के अब बुरे दिन आने वाले हैं। तो इस पर भी कोई टिप्पणी हरीश श्रीवास्तव जी करना चाहेंगे? जया बच्चन जी ने बताया है कि अब बुरे दिन आपके आने वाले हैं, कितना डर गए आप इस बात से? देखिए जया बच्चन जी की जो प्रोफेसी है, उनकी जो भविष्यवाणी है, वो तो वही जान सकती हैं कि वो जो भविष्यवाणी कर रही हैं उसके क्या तात्पर्य है, क्या नेतार्थ है, और ऐश्वर्या राय से
ईडी ने किस संदर्भ में पूछताछ की इसकी मुझे जानकारी नहीं है जी तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक निजी बौखलाहट थी जी जो पूछताछ उनकी बहू से हुई उसकी वो अभिव्यक्ति थी उनकी। जी। और रहा सवाल इसका कि इस देश की जनता ये तय कर सकती है किसके अच्छे दिन आएंगे किसके बुरे दिन आएंगे, वही तय करती है और वही तय करेगी। तो कुल मिला के जनता तय करेगी। लेकिन मैं अंशु से इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुद्दों के स्तर पर अब राजनीतिक दलों के पास में कोई आधार बचा नहीं है जब अब हम इन चीजों के आधार पर चुनाव में परिणाम की कोशिश करते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी जितना भी इंकार करें, लेकिन चुनाव के दौरान एक अतिरिक्त किस्म की सक्रियता अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों की दिखेगी तो संदेह के दायरे में तो आएगी ही। क्या मुद्दों के स्तर पर लड़ाई लड़ने की गुंजाइश नहीं रह गई जो केंद्रीय एजेंसियों के आधार पर चुनाव के परिणाम प्रभावित करने की कोशिश हो? क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा था और कि जो सच्चाई यही है कि भाजपा जिस तरीके का नवनिर्माण भारत का कर रही है जी। और जिस तरीके से जो नीतियां बन रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कोरोना काल में जब लोगों की आय घट रही थी तो उनके कुछ चुनिंदा उद्योगपति मित्रों की आय घट रही थी। हमें नहीं कहते कि आय न बढ़े, ठीक है बढ़ाइए, लेकिन आप उस आदमी का भी ध्यान रखिए जो जैसा कि इनके जो शीर्ष नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी, वो अंतिम पंक्ति की बात करते थे। बीजेपी के लोग अंतिम पंक्ति वालों को कभी कोई भी जो निर्णय है उसमें उसको समाहित नहीं करते, उसके बारे में नहीं सोचते। हरीश श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हम नवनिर्माण कर रहे हैं और युवा मोदी जी के साथ हैं। अब देखिए जिस तरीके की इकोनॉमी स्टैब्लिश कर रही है बीजेपी, जो पॉलिसीज बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जॉबलेस ग्रोथ जिसको कहा जाता है, जॉबलेस इकोनॉमी, यानी देश के 130 करोड़ लोगों में कुछ चुनिंदा 3% लोगों के बारे में तो भाजपा ध्यान दे रही, लेकिन जो 97% लोग हैं जो लगातार पीड़ित हैं, लगातार संकट में हैं, उनको सिर्फ राशन देकर उत्सव मना रही है। इस पे गर्व फील कर रही है कि हम उन्हें राशन दे रहे हैं। अब सोचिए, जो जितना चिंता का विषय होना चाहिए था कि देश में 80 करोड़ लोग जो राशन पर आश्रित होते चले जा रहे हैं, भाजपा उसका उत्सव मना रही। कोरोना में भी ये लाशों पर उत्सव मनाते हैं। तो इनका जो चरित्र है वो यही है कि ये मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते, इसीलिए ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इस तरीके से करके अपोजिशन को डिफेम करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे कोई भी 1% फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार मुद्दों पर बात की और भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा पीछे हटना पड़ा प्रियंका गांधी जी जब खड़ी हुई जन मुद्दों पर। सबसे ज्यादा अपोजिशन लीडर के रूप में उन्होंने पत्राचार किया सरकार के साथ और सरकार को उन सुझावों को मानना पड़ा। आप याद करिए कोरोना काल में जो पॉलिसी यूपी में थी, सीएमओ ऑफिस के बाहर सीएमओ ऑफिस से परमिशन से ही एडमिशन हो रहे थे पेशेंट के। प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा, इन्हें मानना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को समझ रहा है कि बीजेपी के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ साम दाम दंड भेद की राजनीति पर है, लेकिन इससे इनका काम चलने वाला नहीं, क्योंकि जनता के सामने सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकार एक्सपोज हुई है। और आप आने वाले समय में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र है वो 2017 से बुरा होने वाला ही। उसी वनवास में जा रहे हैं जो 50 सीटों से नीचे, जैसा 17 से पहले थे। इनको मौका दिया था प्रदेश के जनमानस ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितनी बातें कही थी उन सब पर उससे बिल्कुल विपरीत काम किया है। आने वाले समय में चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। खूब छापे मारे, खूब कर ले, जितना भी करना है, प्रधानमंत्री जी को जितना नीचे स्तर आकर बातें करनी करें, लेकिन देश के लोग अब एक सशक्त नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लिए चाहते हैं। आदित्यनाथ जी के बस का वो बात काम नहीं है। जी अंशु जी, मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कोई इस बात का अफसोस है, कोई निराशा है आपके अंदर, कोई पीड़ा है इस बात को लेकर? ये जो छापे की कार्रवाई हो रही है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के या उनसे जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में दिख रही है, कांग्रेस के संदर्भ में नहीं दिख रही है। कहीं गिनती में नहीं है आप, कहीं आपकी कोई हैसियत नहीं समझी जा रही है, इसलिए ऐसा है। इस बात को लेकर कोई अफसोस है आपके अंदर कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं हिमांशु जी, देखिए इसको मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ सकती कांग्रेस के लोगों से, हिम्मत नहीं है इनमें।
नहीं लड़ सकते जी। आप देखिए कि जब जब लड़ने की कोशिश की है इनको मुंह की खानी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया प्रदेश की महिलाओं के लिए कि झाड़ू लगाने का काम करती। प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके का इनको जवाब अंशु जी, मैं मतलब समझ नहीं पाया आपके दावे पर, मतलब क्या कहूं मैं। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, एक अदद सीट जीत पाने में कामयाब रहे आप, रायबरेली, वो भी एहसान है अमीर जामे जी की पार्टी का। इस रूप में ही लोग राजनीतिक रूप से देखते हैं। विधानसभा 403 विधानसभा है, दहाई में भी नहीं पहुंच रहे हैं आप, और जिसकी 300 से ऊपर सीटें हैं उस पार्टी के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुशाग्र प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा में हिम्मत नहीं है कांग्रेस से लड़ने की। कैसे भरोसा करूं आपके दावे पर, थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा। और ये जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते इसलिए नहीं लड़ सकते। ये 3% लोगों के बारे में बात करते हैं, हम 97% लोगों के बारे में बात करते हैं। विनोद जी, बड़ी गंभीरता से आपके साथ इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूं कि भाजपा में दम नहीं है कांग्रेस से लड़ने की। थोड़ा इसके संदर्भ में आपका विस्तार मिले, या भाजपा के पास फुर्सत नहीं है कांग्रेस से लड़ने की, इस रूप में हम इसको देखें। देखिए, अंशु अवस्थी जी और अमित जमाई जी ये पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उनकी विवशता मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इनका काम है, हर पार्टी के प्रवक्ता, सतीश हरीश श्रीवास्तव जी का भी वही व्यवस्था है कि उनको पार्टी का पक्ष रखना है और पार्टी का पक्ष कहीं से कमजोर ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है जी। तो इसलिए जब आपने अंशु अवस्थी से प्रश्न किया तो उस प्रश्न को का उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं सकती, हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि अंशु जी को या इनकी पार्टी को थोड़ा आत्मावलोकन करना पड़ेगा चुनाव नतीजों को देखते हुए। पिछले 30 साल से 90 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार बिगड़ती गई है, तो ये आत्मावलोकन आत्मचिंतन का विषय है। और उसके बाद ये कहना कि भाजपा नहीं लड़ सकती, वही 302 सीटें उसकी लोकसभा में है, 325 सीटें उसकी विधानसभा में आई, देश के अधिसंख्य राज्यों में उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उसने आपसे सरकार छीन ली, कर्नाटक में उसने आपसे सरकार छीन ली, तो आप राजस्थान में छीनने की कोशिश की और फिर भी आप कह रहे हैं भाजपा नहीं लड़ सकती। तो ये थोड़ा सा अंशु जी जो है ये बात जरा कहते हैं ना, वो विज्ञापन आता था कुछ हजम नहीं हुई, तो इसलिए आप उसका कुछ और जवाब दे सकते थे। तो मुझे लगता है ये नहीं कहना चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, आपने कहा 97% की बात हम करते हैं, तो 97% आपको वोट क्यों नहीं देते? तो भाजपा की 3 सीटें होनी चाहिए 3% लोगों के हिसाब से, और आपके 97% हिसाब से सीटें होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में और देश में। ठीक है, आप 97% की बात करते होंगे, मैं वैसे कोई आपके दावे से सहमति नहीं जताता हूं, लेकिन या तो आप उन तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने तरीके से, या वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो 97%, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है ना आपके नेतृत्व और जनता के बीच के संवाद में। इसको आपको देखना पड़ेगा और इसको आपको आत्मावलोकन करके सुधार करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं जो मौजूदा विषय है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, छापेमारी की। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कांग्रेस के नेताओं पर छापेमारी नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में, क्या वजह है? 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है वहां से, तो वहां के जो नेता है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, अब उसमें ले लेकर के एकमात्र ऐसे बड़े नेता है जो निरंतरता में कांग्रेस पार्टी में है, वो है हमारे मित्र सबके प्रमोद तिवारी जी। अब प्रमोद तिवारी जी लगातार विधायक रहे, उनकी बेटी विधायक है, विधायक नेता है, लेकिन वो भी सत्ता से बाहर है। तो छापा किस पे डाला जाए, ये भी तो इनकम टैक्स और ईडी के लोग सोचेंगे। भाई छापा तो वही डाला जाए जहां कुछ मिलने की संभावना हो। तो छापा उन व्यापारियों पर पड़ेगा जिनके लिए 150 करोड़ के आसपास अगर मिल रहा है पीयूष जैन के यहाँ, तो अब जो व्यापारी जिनके पास धन है या उद्योगपति है, वो उस पार्टी के साथ ज्यादा अपना लगाव महसूस करते हैं जो सत्ता में आने की जिसकी संभावना होती है या जो सत्ता में होती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सपा क्योंकि मुख्य प्लेयर है, वो सत्ता में आने की संभावना उसकी हो सकती है अगर चुनाव नतीजे बदलते हैं तो। इसलिए उद्योगपति व्यापारी भी उसी हिसाब से अपनी निष्ठाएं और अपनी दोस्ती जो है तय करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है ये भी एक कारण है कांग्रेस के नेताओं पर छापा न पड़ना। तीसरी बात जो है, एक बात कही थी सतीश जी ने कि इन छापों का वोटों से कोई संबंध नहीं है। भाई वोटों से नहीं है, लेकिन नोटों से तो है, और नोटों से ही चुनाव प्रचार होता है, नोटों से ही चुनाव प्रबंधन होता है, और नोटों से ही सरकार जब न बनने की स्थिति जब निष्कर्षण विधानसभा होती है तो नोटों से ही विधायकों का मैनेजमेंट भी होता है। तो नोटों की बड़ी अहम भूमिका है। तो छापों के जरिए कम से कम कोई ठिकानों की कमर तोड़ी जाती है सामने वाले की,
जो जहां से उसको संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए इनका वोटों से भी संबंध हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छापे आपने डलवाए हैं, छापे एजेंसियां डाल रही हैं, अपने इनपुट पर डाल रही हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, तो लेकिन और जिनके यहाँ मिल रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना क्लैरिफिकेशन करें, जवाब दे, क्या करें, कानूनी कार्रवाई हो, पैसा एक नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का क्या है वो जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इन छापों का एक असर ये तो पड़ता ही है कि जो जिन उद्योगपतियों का ताल्लुक जिन जिन राजनीतिक दलों से है, और अगर उनके यहाँ छापे पड़ते हैं और उनके यहाँ बरामदी होती है, तो पहली बात तो उनका सामान चला, उनकी संपत्ति चली जाती है, जो नंबर 2 की है। दूसरा, उनका मनोबल टूट जाता है। तीसरा, जो अगल बगल वाले जिनके यहाँ छापा नहीं पड़ा है वो डर जाते हैं। तो इनका एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता है इस राजनीतिक माहौल पर। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो छापा चाहे किसी कांग्रेस नेता के यहाँ पड़े, चाहे सपा के नेता के यहाँ पड़े, चाहे भाजपा के नेता के यहाँ पड़े, तो ये एक इनका इन छापों का चुनाव के समय जब वो पड़ते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। और जिसके करीबियों का छापा पड़ता है उसको मौका मिल जाता है ये कहने का, वो विक्टिम कार्ड खेलने का, कि साहब हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छापों का चुनावों पर भी असर पड़ता है, इधर से या उधर से। तो कुल मिलाकर चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव को हर दृष्टि से ही प्रभावित कर देते हैं जब ये छापामार की कार्रवाइयां होती हैं, और ये छापामार की कार्रवाई को अनदेखा नहीं किया जाता है। अमित जामी साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी की टिप्पणी पर। एक बार उनके उस हस्तक्षेप को सुनते हैं और फिर उनसे जानने के लिए 2 रोचक सवाल हमारे पास मौजूद है, उसे भी समझते हैं। जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत गुजारिश के साथ कह रहा हूं कि ये जो विजुअल चल रहा है नोटों के बंडल का, इसको आप दोबारा से करेक्ट कर लीजिए। ये जो शिखर जो ये पान मसाला के मालिक हैं, इनके ये पीयूष जैन का दौलत है। और आपने हमारे जो एमएलसी जो हमारे हैं पंपी यादव, जिन्होंने वो इत्र बनाया था, बहुत खूबसूरत इत्र था, बहुत ही उसकी खुशबू अच्छी है, समाज में बहुत सामाजिक एकता बनती है, बड़ी अच्छी मोहब्बत बनती है उससे, वो दूसरे साहब हैं, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी जो भी एजेंसीज हैं उसकी जो इंडिपेंडेंसी है, उसकी जो पूरी इंटीग्रिटी है, आप उसको खराब मत करो। समाजवादी पार्टी के पास, माननीय अखिलेश यादव जी के पास जो सबसे बड़ी दौलत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो साहब अरबों के से ज्यादा है। वो है हमारे उत्तर प्रदेश में एक एक जनता की जो ना, एक एक जनता की जो युवाओं की ताकत है, जो फौज है पूरे देश में, सबसे ज्यादा युवा अगर किसी के पास है नेतृत्व में, तो वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। तो आप कोई भी जबर कर लो। समाजवादियों का नारा था, हिमांशु जी आपको मालूम होगा, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। तो ये जेल और जितने भी है ना, ये हमारी सब ऐतिहासिक धरोहर में से हैं गलत काम के खिलाफ। तो जेल से तो हम डरने वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी विचलित हो रही है, जैसे बंगाल में हुई थी कि आपने सारे लोगों के ऊपर, आपने अलायंस में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा दिया, बाद में आपकी कितनी बेइज्जती हुई। उत्तर प्रदेश में यही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एकदम बिल्कुल साफ, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, ये अमित जामी जी आप कह रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि युवाओं की जो फौज है वो तो अखिलेश यादव जी के पास ही है। आपसे जानना चाहता हूं, ये फौज कब जुटी? 2017 के बाद जुटी या 2017 से पहले भी आपके पास थी, जब अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? अगर इतनी ही दमदारी थी, इतनी ईमानदारी थी, इतनी खुददारी थी, इतनी ही जवाबदारी थी, तो जनता ने दोबारा जवाबदारी देने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों ऐसा हो गया? हिमांशु जी, लोकतंत्र में 2 ही चीज होती हैं, जीतते हो, आप बहुत कुछ करते हो। क्या 2017 में माहौल बनाया गया? क्या झूठ बोला गया? कब्रिस्तान, शमशान पूरा पोल्यूटेड किया गया उत्तर प्रदेश का एटमॉस्फेयर। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने प्रोजेक्ट उस जमाने में शुरू किए थे और उसका पूरा खत्म किए थे, उसी के फीते का फीता। कानपुर में मेट्रो चला, बताइए, प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट कराए। लखनऊ में मेट्रो आप जानते हो कि माननीय अखिलेश जी ने शुरू किया, उसको खत्म किया, उस प्रोजेक्ट को। योगी जी उसका फीता काटा है। कितनी, मतलब ये दोयम दर्जे की बात है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जामे जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, खत्म किया, तो फीता काटने का समय क्यों नहीं निकाला? कहां व्यस्त हो गए थे अखिलेश यादव जी जो फीता काटने का समय नहीं निकाल पाए? बाद में योगी आदित्यनाथ जी को ये जो है मेहनत करनी पड़ी फीता काटने भर की, थोड़ा ऐसे भी समझाई दीजिए ना। मैं नहीं हिमांशु जी, मेरा ये कहना है कि लखनऊ मेट्रो बना, उसका शिलान्यास हुआ और वो लॉन्च हुआ, जनता के हाथ में चला गया।
ये माननीय अखिलेश जी ने किया था, उसको दोबारा फीता काटा है जी, हर जगह का दोबारा काटा है। एक आखिरी बात, बस 40 सेकंड दे दीजिए मुझे आप जी, ये जो पीयूष जैन है जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये जो कानपुर का पीयूष जैन है जी, ये बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर का करीबी आदमी है। जी, इसके ऊपर जो अहमदाबाद के जैन साहब हैं जी, चंदे का दबाव बनाया गया। जी, इस बार उसने बोला कि जीएसटी नोटबंदी में मेरा धंधा बर्बाद हो गया है, जी, मैं बहुत पैसे नहीं दे सकता, और इसके ऊपर दबाव बना के ये कार्रवाई की गई। और ये सारी काली दौलत जो बीजेपी की जानने में थी ये आज हमारे आपके सामने आई है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी अभी जामिया साहब की कि जो ये पीयूष जैन है ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का करीबी है और उसके यहां छापे की कार्रवाई हुई है। तो कम से कम वो अंशु अवस्थी जी या देश के तमाम राजनीतिक दलों को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के करीबियों के यहां केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कार्रवाइयां कर रही हैं, दमदारी से कार्रवाई कर रही हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता अमीक जावेद जी ऑन रिकॉर्ड हम लोगों को बता रहे हैं। विनोद जी भी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं और हरीश जी भी करना चाह रहे हैं। पहले हरीश जी का संक्षिप्त हस्तक्षेप और आखिरी बात विनोद अग्निहोत्री जी की। जी हरीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अमीक जमई साहब की 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। जी, एक तो ये कि वो जो सबसे बड़ी युवाओं की फौज है जी, वो 2014 में भी नदारत हो गई, 2017 में भी नदारत हो गई और फिर 2019 में भी नदारत हो गई। जी, जब बुआ बबुआ एक साथ आए थे जी, तो वो विदेश कहीं चली गई थी टहलने के लिए। जी, और दूसरी चीज, ये जैन साहब के और ये जो छापे पड़े, सबसे बड़े राजदार मुझे लगता है अमीक जमई साहब थे, किनको सब पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के बहुत करीबी हैं या किसके करीबी हैं और क्यों छापा पड़ा क्या। तो मुझे लगता है कि ये राजदारी अमीक जमई साहब की सबसे बड़ी थी उनके साथ। और तीसरी चीज, 4-5 किलोमीटर मेट्रो बना करके अगर आप उसको कह देते हो साहब तो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे पुनः अमीक जमई साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जरा वो जितने प्रोजेक्टों की चर्चा करते हैं कि हमने बना दिए, उसको देख तो लेते। उस एक्सप्रेस वे में भी योगी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, तब वो लोगों के आवागमन के लिए दुरुस्त हो पाया, जो आगरा से लखनऊ तक का बनाया था। और ये मेट्रो तो आलमबाग से और चारबाग तक की इन्होंने 5-6 किलोमीटर बनाई थी। तो ये सब बातें कह देना कि साहब वो तो कुल मिला के एक बात तो तय है कि हाँ, अखिलेश यादव ने भी काम किया था, 4-5 किलोमीटर ही बनाया था, पर कम से कम हरीश श्रीवास्तव जी मान रहे हैं कि उन्होंने भी किया था। एक्सप्रेस वे भी बनाया था, बाद में 1000 करोड़ रुपए आपने और लगा दिए, अलग बात। पर कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि जिसकी भी सरकार रही उसने अपने अपने दौर में काम तो किया। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास ले जाना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं कि ये छापेमार की कार्रवाई को केवल राजनीतिक आग्रह दुराग्रह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए या केंद्रीय जांच एजेंसियों की इस सफलता के लिए सराहना भी करनी चाहिए। विनोद जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, जहां तक छापेमारी का सवाल है तो और उसमें अगर इतने भारी मात्रा में रकम मिल रही है तो निश्चित रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए जी। अब अभी तो अमीक जमई साहब ने खुद ही अपनी पार्टी की दूरी बना ली पीयूष जैन से और उनको भाजपा का करीबी बता दिया। तो कम से कम जो अभी आपने कहा कि वो आरोप तो अब नहीं लगा सकते ना कि भाजपा के करीबियों के छापे नहीं पड़ते। श्रीवास्तव जी को तो प्रसन्न होना चाहिए इस बात से कि उनके करीबी के अभी जैसा जमई साहब कह रहे हैं छापा पड़ा, तो अब वो औरैया के विधायक के साथ साथ पीयूष जैन का भी नाम ले सकते हैं कि देखिए वो भी हमारे करीबी थे और उनके हमने छापा डाला। तो कम से कम जो है एक तो ये बात साफ हो गई। दूसरी बात जो अमीक जमई साहब ने भी कही कि वो मेट्रो बनाई अखिलेश जी ने, सही बात है, 5 किलोमीटर मेट्रो बनाई और उसका उद्घाटन भी कर दिया था। बाद में फिर उसको आगे विस्तारित करके योगी जी ने उसका उद्घाटन किया, मोदी जी ने फीता काटा। या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की डीपीआर जो अखिलेश यादव के समय बनी थी, बाद में योगी जी ने उसको बदल करके किया। गंगा एक्सप्रेसवे का किया उदाहरण मायावती जी के जमाने में आई थी, लेकिन बाद में वो अटक गई और उसके बाद कोर्ट में अटक गई और उसके बाद जो है फिर योगी जी की कैबिनेट ने उसको नए सही से किया। ऐसे ही जो नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे है वो बना मायावती जी के टाइम था, फीता उसका अखिलेश जी ने काटा था क्योंकि मायावती जी की सरकार चली गई तब तक, और उसके बाद वो बंद रहा, उसका अखिलेश जी ने फीता काटा। तो ये तो चलता रहता है, ये निरंतरता विकास की चलती रहती है। आज जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास बीजेपी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, कल को मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं, आपकी सरकार आ जाती है, तो उसका फीता हो सकता है अखिलेश जी काटे।
और तो और अगर वापस बीजेपी लौटती है तो योगी जी या जो भी मुख्यमंत्री होगा वो काटेगा। तो ये तो विकास यात्रा में ये सब चीजें होती रहती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो छापे पड़ रहे हैं, मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को इन कार्यवाहियों से अपनी दूरी बनाते हुए अपने चुनाव अभियान पर ध्यान देना चाहिए। छापा किसके यहां पड़ा, किसके यहां नहीं पड़ा, क्योंकि जाहिर है जब कोई जिसको तकलीफ होगी तो ये एक मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं इनकी नजदबी है, इसे तकलीफ हुई। तो इससे बेहतर है कि उस तकलीफ को जाहिर न करें। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी ने कार्यक्रम के समापन पे की है। अगर आपके दामन पाक साफ हैं तो इन छापों की कार्रवाइयों को लेकर अपनी दूरी बनाए रखिए। जब आपका कोई संबंध नहीं है तो इतनी परेशानी क्या है। इस देश में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दायित्व है जहां पर भी काले धन के संदर्भ में आवाजाही हो रही है उसको सूंघे, पता करे और कार्रवाई करे। कुल मिला के कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयों में अपार धन संपदा प्राप्त भी हो रही है। बेहतर होगा इन धन संपदा की प्राप्ति को राजनीतिक चश्मे से देखने के स्थान पर इन जांच एजेंसियों के पुरुषार्थ के तौर पर देखें। अगर आपको सत्तारूढ़ दल को लेकर यह आशंका है कि वो आपके संदर्भ में ऐसी कोई साजिश कर सकती है तो बेहतर होगा अपने कार्य व्यवहार के अंदर थोड़ा सा संयम रखें। तो ऐसे अवसरों पर निराशा हाथ लगेगी उन एजेंसियों को, और निराशा हाथ लगेगी तो आपके लिए मुश्किलें कम होंगी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि देश में आग्रह तो रहा है कि सब कुछ नैतिक दृष्टि से ठीक होना चाहिए, पर जिसको जहां मौका लग रहा है वह उसके उलट कर रहा है। और ये उलटबांसी जब हर राजनीतिक दल के संदर्भ में दिखाई देती है तो देश में निराशा आती है। क्या इस देश के तमाम राजनीतिक दल इस निराशा से उबारने के लिए कभी कोई वास्तविक तौर पर कदम उठाएंगे, ये जानने में देश को दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो कुछ हमने कार्यक्रम के समापन पर कहा, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के रूप में इस कार्यक्रम के दौरान भी कहा, उसको बड़ी ही नफासत के साथ शायर ने 2 लाइन में समेट दिया। शायर कहता है कि भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, कि भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, तिजारत झूठ की चमकी है, मक्कारी की बातें हैं। इना रिजवी ने जो एक कमाल का शेर कहा था, देश के सियासी बाजार पर बेहद मुफीद है। क्या ये इस बाजार की हकीकत को आने वाले समय में पीढ़ियां बदलती हुई देख पाएंगे, ये जानने में देश की दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आज अब इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद। सदा प्रणाम।